Hello students, this is Monica Agrawal, lecturer in commerce from GGSSS हिसार। कल मैंने आपको करवाया था सोल प्रोप्राइटरशिप, एकाकी व्यवसाय, जिसमें आपने देखा कि आपके आसपास वाले जो लोग बिजनेस करते हैं वो ऑलमोस्ट आपके किस चीज़ में आ जाते हैं, एकाकी व्यवसाय के बारे में। आज भी हम अपने आसपास की ही बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज हम कर रहे हैं 11th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 5। कौन सा है ये चैप्टर हमारा? क्या नाम है इसका? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। चलिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जॉइंट फैमिली होती क्या है। सिंपल, आजकल वैसे अगर हम कहें ना तो कम हो गई हैं जॉइंट फैमिलीज़। जॉइंट फैमिली वो होती है जिसमें दादा दादी, उनके बेटे, उनकी बहुएं, उनके पोते, उनकी पोतियाँ, ये सब होते हैं। आज तो क्या रह गया है, आप अपनी फैमिली में हैं, आपके मम्मी पापा हैं, आप भाई बहन हैं, कोई आपके चाचा, कोई आपके ताऊ आपके साथ नहीं रहते हैं, आपके दादा दादी साथ नहीं हैं, तो वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ बन जाती हैं। तो जॉइंट फैमिली क्या है? जो लोग दादा दादी, उनके बेटे, उनके पोते, उनके बहू वगैरह जब सब इकट्ठा रहते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जॉइंट फैमिली के नाम से तो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसको क्या बोल रहे हैं? जॉइंट हिंदू फैमिली। अब अगर वही जॉइंट फैमिली मिलकर बिजनेस कर रही है तो वो हमारी क्या है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। एक अकेला व्यक्ति व्यापार करता है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप बन जाता है। जॉइंट फैमिली परिवार बिजनेस करती है तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली की, क्या है ये? तो एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जिसके एक ही पूर्वज के वंशज हों, है ना, जिसमें जैसे अभी मैंने आपको बताया, दो बातें वहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं। पहली कोपार्सनरी, दूसरी कॉमन प्रॉपर्टी। कोपार्सनरी क्या है? कोपार्सनरी है कि जो आपकी एक इकट्ठी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि आप जो आपकी फैमिली प्रॉपर्टी है, आपका उसमें हिस्सा होता है। तो जब एक पर्सन बर्थ लेता है ना हिंदू फैमिली में, बाय बर्थ ही उसके हिस्सा उसका अधिकार हो जाता है कि भाई हाँ, इसको भी फैमिली प्रॉपर्टी मिलेगी। तो जो जिसको मिलेगी वो इसके क्या कहला देते हैं? कोपार्सनर। इसी कारण जो कई बार परिवार के मेंबर होते हैं अलग होना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं? विभाजन भी मांग लेते हैं कि भाई फैमिली प्रॉपर्टी है तो हमें भी दी जाए। और यहाँ फैमिली प्रॉपर्टी का मतलब जो पैतृक संपत्ति पूर्वजों से चली आ रही है। फिर है कॉमन प्रॉपर्टी। कॉमन प्रॉपर्टी ऐसी है कि ये पैतृक संपत्ति है, इसका प्रयोग भी आप किसके लिए कर रहे हैं, यूज़ किसके लिए कर रहे हैं? जितने भी मेंबर्स हैं उसके, उनके कल्याण के लिए हो रहा है। अब हो सकता है कि आपके पास जो पैतृक संपत्ति है उससे आपने कोई और संपत्ति भी बना ली हो, वो भी हमारी कॉमन प्रॉपर्टी हो जाएगी। कोई ऐसी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी थी जिसको फैमिली ने टोटल सबकी सलाह से उसे कॉमन प्रॉपर्टी मान लिया हो, तो वो भी हमारी क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी। इस चैप्टर में करते हुए ध्यान रखना कि छोटी छोटी टर्म्स की आपसे पूछा जा सकता है। फिर आते हैं इसमें दो लॉ होते हैं इसमें। कौन कौन से वो दो लॉ हैं? एक है मिताक्षरा, एक है दाय भाग। मिताक्षरा क्या है? ये जो मिताक्षरा है ये असम, बंगाल और उड़ीसा, इन पे अप्लाई नहीं होता। बाकी शेष जितना भी रिमेनिंग हमारा इंडिया है वहाँ पे अप्लाई होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही एक बच्चे ने जन्म लिया, लड़के ने, बाय बर्थ ही उसका सब जो भी हमारी फैमिली प्रॉपर्टी है उसमें उसको भी इक्वल राइट मिल जाता है। जब वो मेजर हो जाएगा, वयस्क हो जाएगा, तो मांग भी सकता है। ठीक है, कोई डिपेंड नहीं करता यहाँ पे। लेकिन दूसरा जो दाय भाग है, जहाँ जहाँ पे हमारा ऊपर वाला नहीं अप्लाई हो रहा था, मिताक्षरा नहीं अप्लाई हो रहा था, मीन्स कहाँ नहीं हो रहा था? असम, बंगाल और उड़ीसा, यहाँ पे ये दाय भाग है। दाय भाग में क्या होगा? ये नहीं कि बच्चा पैदा हुआ और उसको प्रॉपर्टी में राइट मिल गया, नो। जब तक उसके फादर जिंदा हैं उनको कोई राइट नहीं मिलेगा, उनके पास ही प्रॉपर्टी रहेगी। लेकिन जब फादर की डेथ हो जाएगी तो बेटे को उसमें हिस्सा मिल जाता है। तो इसके कई बार 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आपसे पूछ लिया जाता है कि
स्कूल जो हिंदू लॉ के हैं वो कितने स्कूल्स हैं, तो आपको बताने पड़ेंगे। 2 होते हैं, एक मिताक्षरा और दूसरा दाई भाग। तो अब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हमने क्या कहा है कि जहाँ पे एक ही फैमिली के लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं उसे हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस करते हैं। और जो इंसान इस बिज़नेस को मेन कर रहा है उसको हम पता है क्या कहते हैं, कर्ता। जो उसको संभालेगा, जिस पे बिज़नेस का कंट्रोल है, उसको हम क्या कहते हैं, कर्ता। और कर्ता कौन होगा? घर में सबकी बात कौन मानता है? जो सबसे बड़ा होता है। क्या सबसे छोटे की बात मान लोगे सब? बड़े नहीं, जो घर में सबसे बड़ा होगा उसकी बात सब मानेंगे। तो इसलिए वही क्या होता है, कर्ता होता है। वही बिज़नेस करेगा, वही लोगों से लोन लेगा, वही लोगों से सारा डीलिंग करेगा। अब अगर मैं इसकी विशेषताओं की बात करूं तो विशेषताएं आप कर सकते हो ना, क्या क्या हो सकती हैं। एक तो इसका अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन किसके अकॉर्डिंग है? हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग चलता है। मैनेजमेंट कौन करता है? कर्ता। लाइबिलिटी लिमिट होती है, लिमिटेड, मतलब जितना उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा है सिर्फ वहीं तक उनका दायित्व रहेगा, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं ली जाती। ध्यान है, मैंने आपको भी बताया था पीछे एकाकी व्यवसाय में कि उसकी क्या एक ड्रॉबैक था, अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब कि अगर बिज़नेस पैसे नहीं दे पा रहा तो उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे उनका जितना हिस्सा है वहीं तक होगा। परमानेंट एग्जिस्टेंस, यहाँ पे वो कंपनी की तरह लगातार चलता रहता है। कोई मेंबर की डेथ हो जाती है या कोई नया हो जाता है, उसमें पैदा हो जाएगा तो नया भी आ जाएगा, है ना, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बिज़नेस कंटिन्यू रहता है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसकी मेंबरशिप भी हो जाती है। लेकिन हाँ, एक ख़ास बात है, इसमें जो फैमिली में मेंबर होते हैं, जो इस परिवार में होते हैं, सिर्फ मेल मेंबर्स होते हैं, फीमेल नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर आपका कोई भी मेल मेंबर वहाँ नहीं है तो फिर वहाँ पे फीमेल हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं। और इस बिज़नेस को कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत नहीं होती है। अब इस बिज़नेस के लाभ क्या हैं? जब आप बाय बर्थ ले सकते हो, आराम से चला सकते हो, तो क्या है ये? इजी टू स्टार्ट है। सीक्रेसी रहेगी? बिल्कुल रहेगी। एक किस्म से घर में तो सबकी बात है, बाहर वाले को तो किसी को पता नहीं चलेगा। डायरेक्ट कांटेक्ट विद कस्टमर्स, आप अपने कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। डिसीज़न भी आपके जल्दी हो जाते हैं क्योंकि आपको बाहर वाले से नहीं लेनी सलाह, आपको अपने घर में ही मेंबर्स हैं उनसे ही बातचीत करनी है ना। यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन, जो डायरेक्ट रिलेशन होता है एफर्ट और कंसिडरेशन के बीच में, कि जितने भी आपने एफर्ट्स किए हैं उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है, उससे आप और मोटिवेट होते हैं, तो डायरेक्ट मिल रहा है आपको। यहाँ पे आपको इनहेरिटेबल क्वालिटी भी मिलती हैं, कि जो कहते हैं ना कि एक चली आ रही है, जैसे कई लोग कह देते हैं कि बनियों के खून में ही है कि बिज़नेस करना है, तो वो पैतृक गुणों का लाभ मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कह देते हैं कि ब्राह्मण लोगों की, उनकी शिक्षा जो देने का है, उनको शास्त्र वगैरह का, इन चीज़ों का ज्ञान बहुत होता है, तो ये कुछ पैतृक गुण भी मिल जाते हैं। फिर लास्ट आता है इस चैप्टर का लिमिटेशंस। जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ अपने आप में परफेक्ट नहीं होती, कहीं ना कहीं कुछ कमियां, कुछ सीमाएं होती ही होती हैं। तो यहाँ पर पहली क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज। जो इनके साधन हैं वो सीमित हैं, शक्ति भी कम ही है, पैसा भी ठीक ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, अगर हम यूँ कहें कि सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपैरेटिवली तो काफ़ी है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मैनेजरियल स्किल भी लिमिटेड ही है, क्योंकि अगर आप एक तो क्वालिफाइड हैं, एक आप अपने ही घर में हैं, तो उसका फ़र्क तो पड़ता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, अगर यहाँ पे क्या है, वैसे तो बाकी सबका जो लायबिलिटी होती है वो तो लिमिटेड होती है, लेकिन जो कर्ता हो ना, कर्ता की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है, तो इसलिए उसे बड़े सोच समझ के डिसीज़न लेने पड़ते हैं और कई बार देरी भी हो जाती है। डिसएडवांटेज फ्रॉम सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब ये क्या है? ये बिज़नेस जो है, जितना आप कॉपरेशन होगा, कॉपरेट करेंगे एक दूसरे को, उतना अच्छा चलेगा। लेकिन यहाँ सब शक्तियाँ एक किस्म से किसके पास हैं? कर्ता के पास है। तो कई बार क्या होता है, अगर कर्ता बायस्ड हो जाए, उसका मन खराब है या किसी भी तरीके से, तो वो अच्छे से डीलिंग नहीं कर रहा है, अच्छे से उसने कोई डिसीज़न नहीं लिया, तो वहाँ भी काम ख़राब हो जाता है।
और कई बार लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम मेंबर्स। कई बार उनकी अगर आपस में नहीं बनती तो वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाने में ज़्यादा चक्कर में रहते हैं बजाय कि वो बिज़नेस पे ध्यान देने के। तो देखा आपने, जैसे वो एकाकी व्यवसाय आपके आसपास था ना, ये तो आपके घर में ही है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।